नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। गैरसैंण में बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है चर्चा। आम बजट 2026 से 2027 पर सरकार का पक्ष लगातार जारी है। कल पेश हुए 11 विधेयकों पर सदन में मंथन जारी है। देवभूमि परिवार योजना विधेयक पेश किया गया और आज इस पर चर्चा भी होगी। आज इस विधेयक को पेश होना है। इसके कई उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति करेगी धामी सरकार। यूसीसी संशोधन विधेयक को मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा के अंदर विपक्ष के तेवर बेहद सख्त हैं। प्रदेश के विकास के एजेंडे पर सदन में गर्माहट है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा और बेहद अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि 11 विधेयक जिन्हें पेश किया गया है उस पर चर्चा होनी है और देवभूमि परिवार योजना इसे पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा होनी है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। बता दें कि बीते कल सदन के पटल पर जो 11 बेहद अहम विधेयक पेश किए गए थे, आज उन पर सदन की मुहर भी लग सकती है। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तमाम प्लानिंग की है। वहीं सरकार बजट को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक बता रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, कैसी तस्वीरें सदन के बाहर से निकलकर सामने आ रही है? बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कितना अहम ये दिन? कल जो 11 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए थे, आज उस पर विस्तृत चर्चा भी होनी है। श्रुति, निश्चित तौर पर कल जो 11 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं उस पर आज चर्चा होगी और अभी जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो शुरुआत वो हुई है। जैसे हमने 2 दिनों से देखा कि सदन में निरंतर हंगामा देखने को मिल रहा था, चाहे वो सुबह जब सत्र की शुरुआत होती है और उसके बाद देर शाम तक जो है हंगामा यहाँ पर चलता रहा। और जिस तरीके से धारचूला के विधायक हरीश धामी ने अपनी बातों को रखा, उसके बाद तो वो अनशन पर बैठे और उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना वो देखने लगता है। लेकिन आज की जो शुरुआत है वो साधारण एक सीधे तौर पर अभी शुरुआत हो चुकी है तीसरे दिन की। और राज्यपाल का अभिभाषण पर जो है अभी धन्यवाद ज्ञापित चल रहा है। उसके बाद जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल यहाँ पर वैसा ही माहौल आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आए हैं। उसके साथ ही विपक्ष बिल्कुल, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर जो विधायक हैं कांग्रेस के वो बेहद परेशान और ये उसी मुद्दों को लेकर चर्चा भी करना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही के अंदर तमाम जो प्रश्नकाल होगा उसमें सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन एक बेहद अहम सवाल ये है मदन, क्योंकि देवभूमि परिवार योजना विधेयक पेश होगा, क्या उद्देश्य है इस विधेयक में? क्या कुछ खास तौर पर देवभूमि के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए? देखिए, आज जो है 11 सदन के पटल पे जो कर रखे थे उस पर आज विस्तार से चर्चा भी होगी और वो पास भी होंगे। अगर बात करें खासतौर पर देवभूमि जो विधेयक बना है वो विशेष तौर पर उत्तराखंड की जो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को माना जाता है, तमाम यहाँ पर मंदिर हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी जो मंदिर है उनको अब तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि BKTC ने भी तमाम बिल्कुल देवभूमि परिवार योजना एक बेहद खास पहचान पत्र जो अब एक आइडेंटिटी कार्ड जो लोगों के पास होगी। हालांकि इस विधेयक को आज पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। जब इस पर चर्चा होती है किस तरीके से इसे पास करवाया जाता है, क्या मंजूरी मिलती है या फिर कहीं रुकावट, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट में बेहद अहम खुलासा। 20 साल में 56,000 करोड़ का अवैध खर्च बिना बजट प्रावधान और अरबों रुपए खर्च कर दिए गए।
वेतन और मजदूरी के खर्च में 22% की भारी वृद्धि। सब्सिडी के बोझ से दबे राज्य के सरकारी खजाने। विधानसभा पटल पर कैग की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति को लेकर कैग की ताजा रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। देहरादून से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में अलग अलग सरकारों ने बिना किसी विधायी स्वीकृति या बजट प्रावधान के अरबों रुपए खर्च किए। कैग ने इस वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन और खराब प्लानिंग का सूचक बता दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, कैग रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए? नमामि गंगे जो योजना है उसमें भी एक बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है और तमाम बातें जो है सामने निकल करके आ रही है। जितने भी जो कैग ने मामले रखे उसमें विशेष तौर पर जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के मामले में, क्योंकि स्मार्ट सिटी का लगभग 5 वर्षों से कार्य चल रहा है और जिसमें कि 45 योजनाएं थी, उसमें से अभी केवल 23 पे कार्य हुआ है और 19 योजना का अभी तक पता ही नहीं है कि वो उसकी बात की। बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। नमामि गंगे उस बेसिक तौर पर देखा जा सकता है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जिस तरीके से अरबों रुपए आए हैं और अभी तक जो है गंगा की जो स्वच्छता है वो निर्मल नहीं हो पाई है। 20 श्रेणी में अभी भी उसको रखा गया है कैग द्वारा। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े घोटाले हंगामा भी करेंगे निश्चित तौर पर, जिससे आज विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े बड़े। बिल्कुल, देखिए कैग रिपोर्ट में बेहद अहम खुलासे, नियमों का उल्लंघन किया गया है। आगे इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। मदन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चारधाम यात्रा से पहले बीकेटीसी का एक बेहद अहम फैसला। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का बजट पास हो गया है। 121 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक का ये बजट है। गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव पास किया गया है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक की गई है। मंदिर व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर अब खर्च होगा। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रबंधन को लेकर एक बेहद अहम बैठक आयोजित की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई इस बजट बैठक में वित्तीय वर्ष को लेकर चर्चा हुई है। इस भारी भरकम बजट का उपयोग मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। हालांकि इस बैठक में एक बेहद अहम फैसला चारधाम यात्रा को देखते हुए लिया गया। ये कहा गया कि मंदिर परिसर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। मंदिर समिति के इस फैसले के बाद अब चारधाम यात्रा की सुरक्षा और मर्यादा को लेकर चर्चाएं भी तेज है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है अप्रैल महीने से और उससे पहले बीकेटीसी का ये बेहद अहम फैसला। गैर सनातनियों का प्रवेश अब मंदिर में वर्जित रहेगा। चलिए खबरों बढ़ते आगे। सीएम धामी की गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक। पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर सुबह की चाय पी है, स्थानीय लोगों से बातचीत की है। सरकारी योजनाओं का जमीनी फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सादगी भरे अंदाज में नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम जनता के बीच बैठते हैं, उनसे उनका फीडबैक लेते हैं, सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चाएं करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सरल और बेहद सहज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के बीच आज सुबह वो पहुंचते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए और इसी दौरान वे चंद्र सिंह के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ चाय का आनंद लिया। मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी अब सामने आई है। सहजता, सरलता के साथ वो लोगों से फीडबैक भी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने
उनसे उनका फीडबैक लिया है, क्या परेशानी है, समस्याओं के बारे में जाना है। समाधान का भी आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बेहद सरलता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही चाय की दुकान पर पहुंचते हैं, चाय पीते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और समाधान का आश्वासन भी दिया जाता है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। विधानसभा अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। कॉर्पोरेट टूरिज्म के रूप में इसका विकास होगा। विधानसभा परिसर में बैठक होनी है। पर्यटन मंत्री, रोजगार और सुविधाओं के विस्तार की योजना होगी। पर्यटन मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के बीच उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बेहद दिलचस्प और दूरगामी सुझाव दिया है। महाराज का मानना है कि भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर को केवल सत्र तक सीमित न रखा जाए, इसे कॉर्पोरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि यहाँ देश विदेश की कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट मीटिंग्स और आयोजनों की व्यवस्था की जाए। इससे न केवल इस भव्य सरकारी भवन का साल भर बेहतर उपयोग होगा, इस्तेमाल होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सतपाल महाराज ने ये अपील भी की है विधानसभा अध्यक्ष से और ये बेहद अनोखा और अच्छा सुझाव। कॉर्पोरेट टूरिज्म के रूप में विकास हो भराड़ीसैंण का। विधानसभा परिसर में कई बेहद अहम बैठकें होंगी। रोजगार और सुविधाओं के विस्तार में भी एक बेहद अहम भूमिका। चलिए खबर बढ़ते आगे। गैरसैंण विधानसभा परिसर को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के सुझाव पर अब प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्म है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस बयान की निंदा कर दी है और इसे जन भावनाओं का अपमान बता दिया। गोदियाल का सीधा आरोप है कि सरकार गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने के उत्तराखंडियों के सपने पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर मंत्री को अपनी योजना रखनी ही थी तो उन्होंने सदन के भीतर अपनी बात क्यों नहीं रखी। गोदियाल ने अंदेशा जताया है कि इसके पीछे सरकारी संपत्ति को किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सौंपने की कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया। मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। मैं नहीं समझ पाया कि पर्यटन मंत्री जी ने जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया, जबकि परंपरा यह है कि जब सदन चल रहा हो तो मंत्रियों के नीतिगत बयान सदन में आने चाहिए। यह बयान बाहर दिया गया है। कांग्रेस। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में नए जिलों की मांग ने एक बार फिर से विवाद पनपा दिया है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने विधानसभा में आवाज उठाई है। यमुनोत्री को नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा है। रवाई घाटी की जनता की समस्याओं का हवाला दिया है। सीएम धामी से जल्द फैसला लेने की भी उम्मीद जताई है। उत्तराखंड में नए जिलों के पुनर्गठन की मांग एक बार फिर से तेज है। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के दौरान पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने यमुनोत्री को नया जिला बनाने की पुरजोर मांग उठाई है। उन्होंने सदन में तर्क दिया है कि मोरी, नौगांव और पुरोला ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचने में भारी कठिनाई होती है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक डिसीजन मेकर नेता हैं और वे रवाई घाटी की जनता की सहूलियत के लिए जल्द ही फैसला लेंगे।
बता दें कि इससे पहले भी निशंक के कार्यकाल में 4 नए जिलों को लेकर भी बात उठाई गई थी। 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी, जो अब तक फाइलों में ही कैद है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मसूरी से सटे टिहरी जनपद के नौथा गांव में इन दिनों सीवरेज की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पिछले लंबे समय से मसूरी से आने वाले सीवरेज का गंदा पानी गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों को भी गंदा कर रहा और नहरों और खेतों में मिल रहा, जिससे न केवल फसलें बर्बाद हो रही बल्कि मवेशी भी परेशान है और बीमार हो रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे दी है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे और आगामी 27 के विधानसभा चुनावों को पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने 1 सप्ताह के अंदर अंदर सोक पीट बनाकर पानी डाइवर्ट करने का आश्वासन दिया है। इसी गंदे पानी की वजह से गांव के लोग काफी परेशान हैं और आक्रोशित भी। नहर का पानी दूषित हो रहा, खेतों में भी यही गंदा पानी जा रहा और मवेशी इसी पानी को पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे। इस पूरे मामले को लेकर गांव वालों में आक्रोश है। हालांकि अधिशासी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना है, आश्वासन दिया है कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है, इसका बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है, खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गांव में छोड़ा है तो परेशान है सर। आप भी देख रहे हैं, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को बना ठना के आपके सामने बोल रहे हैं, आप खुद समय से क्या बताए, ऊपर से टट्टी का पानी आता है, सारा हमारे खेतों में जाता है। फिर धनिया लहसुन मटर हमारे सब खत्म हो गए। हमारे बच्चे गाय पशु इधर आते हैं, फिर पानी पीते हैं, वो दूध निकालते हैं, हम बच्चों पीते हैं, छोटा छोटा बच्चे, वो बच्चे भी बीमार हो रहे, सब कुछ बीमार हो रहे। हमारे पूरी फसल जब धान लगाते हैं तो हमारे पूरे पैर सड़ जाते हैं, हमारे पैर बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। आजकल हमने पत्थर निकाला कल, और हमारे पूरे कपड़ों में भी बदबू, हमारे हाथों में बदबू, मुंह पर भी बदबू। समय से क्या बता। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल संकट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक विनाशकारी वाटर अटैक में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा। जीवन रेखा माने जाने वाले डिसेलिनेशन संयंत्रों यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाली यूनिट्स को निशाना बनाया जा रहा। होर्मुज के पास स्थित जल संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमलों ने यूएई और बहरीन जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए।